द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन असम। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच इज़ नॉट लोकेटेड इन असम। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो बिल्कुल सही है। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए फेमस है और ये लोकेटेड भी असम में है। सेकंड में बोला गया लाखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी लोकेटेड असम में है। इसके बाद औरंग नेशनल पार्क है, तो ये भी असम में है। लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये असम में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट लोकेटेड पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज। तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो थ्रेट है, मतलब जो उनके लिए खतरनाक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एफॉरेस्टेशन, सेकंड ऑप्शन इज डिफॉरेस्टेशन एंड थर्ड ऑप्शन इज रिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं या फॉरेस्ट है उनको कम करना, फॉरेस्ट को बिल्कुल काट देना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है व्हाट इज करेक्ट अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें यहाँ पे करेक्ट है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट में कहा गया है, मेन चीज़ यहाँ करेक्ट नहीं पूछा गया है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है ऑप्शन में, ठीक है। तो करेक्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। पूछा गया विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो फर्स्ट में कहा गया है दे इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये बिल्कुल होगा। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन का लेवल भी डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, बढ़ता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कौन कर रहा था, पेड़, प्लांट्स ट्रैप कर रहे थे, और प्लांट्स जब काट दिए गए, जब फॉरेस्ट को कट कर दिया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होगा वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा या जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वो इसी वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, ये भी होगा। बी ऑप्शन भी सही है, ये भी होता है करेक्ट, ठीक है। अगर करेक्ट मान लीजिए पूछा होता तो फर्स्ट ऑप्शन भी होता, सेकंड ऑप्शन भी होता। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। तो ये भी सही है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है ये भी डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल इंक्रीज। तो रेनफॉल कभी बढ़ नहीं सकती है और साथ ही साथ फर्टिलिटी भी इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा जाता तो इनकरेक्ट हमारा क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। लेकिन अगर करेक्ट पूछा जाता तो करेक्ट हमारे ऑप्शन ए, बी और सी हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट नीड डैश फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हीलियम गैस, सेकंड ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन गैस एंड थर्ड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर जो सही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो H2O और CO2 की रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म हो जाएगा, C6H12O6 फॉर्म हो जाएगा, C6H12O6 फॉर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है किसकी है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस गैस की रिक्वायरमेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ विच डैश टेम्परेचर ऑन अर्थ। मतलब वो टेम्परेचर को करते क्या है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, जो हीट आती है वो एंटर तो कर जाएगी, जो सन से हीट आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसकी जो हार्म जो हॉट रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, वो एंटर तो कर जाती हैं, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ पे फॉर्म हो गई थी वो इसको वापस भेज देती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे हो क्या रहा है, इससे जो ग्लोब का टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले थोड़ी सी बात ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो देखिए टॉप लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है कभी कभी, किसकी वजह से, तो देखिए सॉइल की जो टॉप लेयर होगी, आपको पता है जो टॉप लेयर होती है वो कैसी होती है, वो फर्टाइल होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
जो टॉप लेयर होती है वो हट जाती है, ठीक है, और हट जाएगी तो लोअर लेयर ऊपर आ जाती है, ठीक है। जब टॉप लेयर गायब हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा टॉप लेयर का, तो जो लोअर सॉइल थी या लोअर जो लेयर थी सॉइल की वो आ जाएगी, और वो कैसी होती है, हार्ड होती है और रॉकी होती है। साथ ही साथ उसमें लेस ह्यूमस की भी क्वांटिटी जो होती है वो भी कम होती है लोअर लेयर्स में या लोअर सॉइल में, और वो फर्टाइल भी नहीं होती है, ठीक है। और धीरे धीरे करके यही जो फर्टाइल लैंड था, जो पहले टॉप लेयर जिसमें थी, जो पहले फर्टाइल लैंड हुआ करता था, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया व्हाट इज करेक्ट अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में कुछ और बात देख लेते हैं, कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए वाटर को होल्ड कौन करता है, वाटर को होल्ड करते हैं जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वाटर को होल्ड करके रखती हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो गया तो प्लांट्स कट हो गए, तो रूट्स खराब हो गई, रूट्स खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन सही है, और उसी की वजह से कभी कभी फ्लड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी बरसेगा तो उसकी पहले पहले क्या हो रहा था, पहले वाटर को स्टोर कर लिया था, वाटर पहले होल्ड हो जाता था, ठीक है, वाटर पहले उसमें ये समझ सकते हैं कि एब्जॉर्ब हो जा रहा था। अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वाटर की जो क्वांटिटी है सरफेस पे वो अचानक से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं। तो फ्लड्स भी एक कॉज है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। बी पार्ट में बोला गया है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस टू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड दैट रिजल्ट्स फ्लड्स। देखिए वही बात कर दी गई, तो बिल्कुल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड। देखिए सॉइल से जो वाटर ग्राउंड में मूव कर रहा था वो अब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ऊपर हम लोग ने इसका रीज़न देख लिया है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, द न्यूट्रिएंट कंटेंट। देखिए न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल में वो भी कम हो जाते हैं, टेक्सचर जो होता है सॉइल का वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन ही इसके सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। तो डिफॉरेस्टेशन के ये इल इफेक्ट्स हमारे पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया है पचमरही जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन इज मध्य प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन इज कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश, दैट इज एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया डैश इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो देखिए एक अर्थ का एक ऐसा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि एक अर्थ का ऐसा पार्ट है जिसमें होता क्या है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ सपोर्ट करता है वो लाइफ को, मतलब वो जिंदा जो रह पा रहे हैं वो उसी की वजह से रह पा रहे हैं, और उसको कहते क्या है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन भी ये हो जाएगी दैट बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। मतलब बायोस्फीयर ही क्या कर रहा है, लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब लाइफ प्रोवाइड करता है हम लोग को जीने के लिए। जो चीज़ प्रोवाइड होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर, दैट इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है डैश आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब सरकार इन पे नियंत्रण रखती है, सरकार इन पे कंट्रोल रखती है, ठीक है। और इसमें करते क्या है, तो कंजर्वेशन होता है किसका किसका, प्लांट का और एनिमल का, ठीक है। उस एरिया में, जिस एरिया में मतलब जहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है वहाँ क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं प्लांट का और एनिमल का। तो ऐसे एरियाज को क्या कहा जाता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बी ऑप्शन इज नेशनल पार्क, सी ऑप्शन इज बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि तीनों जगह पे इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग एंड पोचिंग। पोचिंग का मतलब एक तरीके से हंटिंग भी आप समझ सकते हैं। तो प्लांटेशन हो, चाहे कल्टीवेशन हो, चाहे ग्रेजिंग हो, चाहे हंटिंग हो, ये सब कहाँ पे प्रोहिबिट किए जाते हैं, बिल्कुल मना है ये सब चीज़ करना। तो ये कहाँ पे है, तो सैंक्चुरीज है, ठीक है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और ऑल ऑफ अबव है। तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे तीनों जो हमारे पास तीनों जगह हैं, चाहे वो सेंचुरीज़ हों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हों, नेशनल पार्क्स हों या बायोस्फीयर रिजर्व्स हों, ना वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, ना कल्टीवेशन कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकते हैं और ना ही हंटिंग या पोचिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों में ही नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में बोला गया है एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट,
ठीक है, तो वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता। तो ऐसे एरियाज़ को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड सेंचुरीज। ठीक है, तो 11th का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन 12 में कहा गया है एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नई चीज़ है, यहाँ बोला गया है कि ऐसे एरियाज जिसको वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है, वेयर दे कैन बी एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जो है तो वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं हैबिटेट्स को, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो उन एरियाज़ को क्या कहते हैं, दे दैट एरियाज़, उन एरियाज़ को क्या कहा जाएगा, जो आप फिर से इस चीज़ को समझिए, एरियाज़ रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में हमारे पास मेनली एनिमल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो वाइल्ड लाइफ में आ जाएंगे। वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स, तो मतलब जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, जो भी हैबिटेट्स वहाँ पाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ उनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे थे उनको भी वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। कौन, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो उनको कहते क्या हैं, उन एरियाज़ को क्या कहते हैं, दैट एरियाज़ आर कॉल्ड नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है लार्ज एरियाज और ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या करी गई, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है, प्लांट का, एनिमल रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा, और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया, इनका भी कंजर्वेशन होगा। ये नहीं कि ट्राइबल जो रह रहे थे उनको निकाल के भगा दिया, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये किस में होता है, ये होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व में। मतलब ये हुआ कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जो उनकी जिस तरीके से वो पहले रह रहे थे उनको वैसे ही रहने दिया जाएगा, लेकिन उनको नेशनल पार्क में रहने नहीं दिया जाता। उनको कहाँ रहने दिया जाता है, उनको रहने दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क्स में ट्राइबल्स नहीं रहते, या कोई भी इंसान नेशनल पार्क में नहीं रह सकता, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान भी पाए जाते हैं, वहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं जानवरों के साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं, इसका आंसर जो है, क्योंकि ट्राइबल रहते हैं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क बिल्कुल प्रोहिबिट होती है, यहाँ पे लोग नहीं जा सकते। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो गया है, तो नेशनल पार्क्स में भी लोग घूमने जाते हैं, अलग अलग स्पॉट्स बनाए गए हैं उसके, लेकिन बायोस्फीयर में प्रॉपर तरीके से जो ट्राइबल्स होते हैं वो रहते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है डैश इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो किसी भी एरिया में जो भी बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ऐसे एरिया या ऐसी मतलब वो क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट। डाइवर्स का मतलब ही क्या होता है, वैरायटी। तो जहाँ पे वैरायटी की बात आ जाए तो आप समझ जाइए इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स देयर आर वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है द डैश help to maintain the biodiversity and capture and culture of that area and may also contain other protected areas in it। देखिए कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोटेक्टेड एरियाज़, उसके अंदर कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, कल्चर को मेंटेन करता है। कल्चर को मेंटेन करने का काम मतलब जैसे ट्राइबल्स वाला हम लोग कल्चर देख रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया था पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ। तो पचमरही जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर कौन कौन सी और चीज़ें हैं, तो हमारे पास सतपुरा नेशनल पार्क भी उसी के अंदर है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसी में है, पचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि इसके अंदर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है डैश आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पीशीज पाई जाती है तो उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। तो आपको याद रखना है, दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एंडेमिक स्पीशीज में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज हैं। तो अगर पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी जाए, तो अगर वहाँ फ्लोरा की बात करी जाए, फ्लोरा मतलब प्लांट्स की बात करी जाए, तो वाइल्ड मैंगो, और वाइल्ड मैंगो जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, जायंट स्क्विरल, तो फौना हो जाएगा। तो वाइल्ड मैंगो क्या है, वाइल्ड मैंगो हमारा हो जाएगा एक एग्जाम्पल हो जाएगा एंडेमिक
फ्लोरा का, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ पाया जा रहा है, तो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में मेनली पाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए एंडेमिक फौना की, तो एंडेमिक फौना का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो बाइसन है और जायंट स्क्वेरल है, ठीक है, जो गिलहरी होती है। अभी मैं आगे आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये है, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये जायंट स्क्वेरल है, आप लोग देख सकते हैं जायंट स्क्वेरल है, पेड़ पे बैठी हुई है। और ये क्या है, ये एक एंडेमिक स्पीशी है पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच नेशनल पार्क इज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो भारत का है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया भारत का, तो वो कौन है, तो उसका आंसर जो सही है वो है सतपुरा। तो सतपुरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है लार्ज एंड डाइवर्स रिजर्व्स दैट प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो देखिए जो पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक लार्ज, हम लोग ये कह सकते हैं एक लार्ज रिजर्व बनाया गया, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्क। तो पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इकोसिस्टम में जो जो चीज़ें आती हैं वो सभी नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट करी जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरब्रीडिंग क्या होती है। तो देखिए स्पीशीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ, देखिए हाँ मेन हमको ये समझना है, इंटरब्रीडिंग तो पता है हमको क्या होता है, आपस में जब एक दूसरे ब्रीड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग, ठीक है। लेकिन ऐसी स्पीशीज़, अगर पूछा जाए स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जो इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है। तो स्पीशीज़ आर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो जो भी पॉपुलेशन, जो भी ऐसे जानवर हैं या जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव, एक ये कह सकते हैं सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग अगर हो सकती है तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्पीशीज़ में रखा जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। जू की बात करी जाए, चिड़ियाघर जिसको कहते हैं हिंदी में, तो जू क्या होता है, जू एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग जू जानते हैं क्या होता है, तो जू के बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। जू का मेनली काम ये होता है कि ये एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इनसाइड द डैश नेशनल पार्क। तो रॉक शेल्टर्स जो भीमबेटका का है, आपको शायद पता हो, ठीक है, तो ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 21 है। इसमें कहा गया टोटल ऑफ डैश रॉक शेल्टर्स। तो कितने रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में, कितने रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं टोटल, तो दैट इज 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। और यही रॉक शेल्टर्स प्रूव करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, वो मतलब क्या क्या करते थे। वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और लोग कहीं ना कहीं उनको पढ़ते हैं और उनसे हम लोग की हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो भी हिस्टोरियंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाई गवर्नर टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ठीक है, तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 1973 में। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 1992 में। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 में कहा गया है एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके जिनकी मात्रा जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, और वो इतने कम हो रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद वो पूरा ही एक्सटेंट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। और IUCN जो एक चीज़ है, एक आप लोग IUCN का फुल फॉर्म जरूर लिख के बताइएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। ये कहीं ना कहीं एनिमल प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। आपको बताना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। अब IUCN में कई सारी लिस्ट होती हैं, तो जो इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं वो रेड लिस्ट में आते हैं, और इनकी पोचिंग या ये कह सकते हैं कि इनकी जो हम लोग हंटिंग है वो बिल्कुल ही मना है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कहा गया है डैश इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो देखिए सब कुछ आ गया। तो किसमें सब कुछ आता है, तो इकोसिस्टम। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब उसमें सारे लिविंग फैक्टर्स, सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है डैश डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड
प्लांट्स। तो जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको किस बुक में रखा गया है, उनके जो नाम है वो किस बुक में लिखे हुए हैं, दैट इज रेड डेटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम वन और दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको क्या कहते हैं, ऐसी बर्ड्स जो एक से दूसरी जगह फ्लो कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं, उड़ के पहुँच जाती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा करती हैं। तो उन बर्ड्स को कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो और एक बहुत अच्छी पिक्चर भी आई थी जिसमें बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छा बताया गया था, और उस पिक्चर का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बर्ड से रिलेटेड अभी थोड़े दिनों पहले एक रोबोट की पिक्चर आई थी, ठीक है, और उस पिक्चर का आपको नाम बताना है, वो रोबोट कौन सा पार्ट था ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में कहा गया है डैश इज रीस्टॉकिंग मतलब फिर से क्रिएट करना ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो जो प्लांटिंग कर रहे हैं क्योंकि नए ट्रीज को प्लांट करा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो रीस्टॉकिंग इज रीप्लांटिंग, तो उसको क्या कहेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, ये आप लोग खुद ही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 में कहा गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। एंड देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बताया गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट करता क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करने में ये एक्ट बनाया गया है, उसको कंजर्व करने के लिए। और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन एरियाज़, तो जो भी वहाँ उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो उस फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल भी करता है यही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। मतलब कोई भी अगर कोई काम करना चाहता है, ठीक है, जो लोग वहाँ रहते हैं तो उनको इस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको बताना है कि ये एक्ट किस ईयर में आया था। तो ये जो एक्ट आया है ये किस ईयर में आया है, ये आया है 1980 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, इसमें कहा गया प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं हम लोग सेंचुरी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंचुरी हो जाएगा। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट है स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, ये सब हमने अब देखा है, तो इसको एंडेमिक स्पीशीज़ कहेंगे। और थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई ड्यू टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन व्हाट, तो चेंजेस इन क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक चेंजेस या चेंजेस इन क्लाइमेट के लिए क्या करती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले टर्न पे एक और नए लेक्चर के साथ मिलेंगे आपके साथ में। तो अगर आप लोग को हम लोग के वीडियोस, हम लोग का जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है तो आप लाइक और जरूर सब्सक्राइब अगर चाहें तो चैनल को ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।